कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों? आज हम एक नया प्रकरण व्याकरण का लेकर आए हैं, समास। धीरे धीरे हम सभी प्रकरणों को पूरे करते जा रहे हैं और आगे आता है आज समास। कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है समास, और इसीलिए इस प्रकरण को हमने 3 खंडों में बांटा है। आज ये पहला खंड है। निश्चित रूप से हम 3 खंडों में इसे पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्राथमिक खंड होगा, दूसरा माध्यमिक होगा और तीसरा और अंतिम उच्च माध्यमिक खंड होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका तात्पर्य है कि पहला जो है वो परिचयात्मक होगा, कि बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आप भी जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हों या आपके संज्ञान में हैं। दूसरी कक्षा में थोड़ा सा उच्च स्तर हम लेकर आएंगे, कुछ नए उदाहरणों से और परीक्षा उपयोगी उदाहरणों से हम आपको अवगत कराएंगे। उसमें किसी भी प्रकार के अपवाद है या सामान्यतः वो जटिल है या उसकी संभावना अधिक है कि परीक्षा में ऐसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, उनका होगा दूसरा सेशन, दूसरा सत्र। और तीसरा और अंतिम होगा हमारा प्रश्नोत्तरों और महत्वपूर्ण उदाहरणों से पुष्ट करने का। ऐसे करके हम समाज से संबंधित कोई भी सवाल जो परीक्षा में पूछा जाएगा निश्चित रूप से हमारा सही होगा। आप पूर्व तैयारी कर लें और पहले से ही ठान लें ये बात कि समास का क्वेश्चन और समास के सवाल जो आज तक आपके गलत होते आए हैं, हो रहे होंगे, आगे नहीं होंगे, आगे पूरी तरह से सही होंगे। और उसी प्रकार समास का प्रत्येक कोणा हम झांकने जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, समास की परिभाषा। सवाल यहां से भी निकलता है कि समास किसे कहते हैं। हम इतना समझ रहे हैं कि समास इस प्रकार से होता है, लेकिन सटीक परिभाषा क्या होगी आपके सामने है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के इस योग की क्रिया को समास कहते हैं, शब्दों को नहीं कहते हैं। संधि की परिभाषा हम अलग पढ़ेंगे, प्रत्यय की हम अलग पढ़ते हैं, सभी की परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अलग अंतर है। समास भी कुछ ऐसा ही है और शब्दों के जाल में ही आपको फंसा सकता है और पूछ सकता है सटीक परिभाषा कौन सी है। तो याद रखें, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग की क्रिया, इसी विधि को समास कहते हैं। क्रिया या विधि यानी होता क्या है कि आवश्यकता क्यों पड़ी समास की। हमारे पास पहले से शब्द है, समास में भी शब्द है, फिर समास की आवश्यकता क्यों है। समास निश्चित रूप से भाषा को सारगर्भित और शीघ्रता से कहने का एक माध्यम है। 2 शब्द थे, अलग अलग थे, दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से शीघ्रता से हमने कह दिया। अर्थ वही है, भाव वही है, समझने वाला उसी अर्थ में लेगा उसको। तो अधिक शब्दों को कम स्थान लेना और कम शब्दों में कह देना समास है। ऐसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। हो सकता है यहां से सवाल पूछ लें। दूसरा सवाल बनता है, एक सामासिक शब्द समास के संदर्भ में बहुत प्रचलित है, सामासिक। सामाजिक नहीं है, सामासिक है। अब देखो, इक प्रत्यय लगा है, समास के इक प्रत्यय लगा करके क्या बनाया, सामासिक। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है, सामासिक शब्द कौन सा होता है। समास युक्त पद को सामासिक शब्द कहते हैं, बस इतना याद रखें। जैसे राजपुत्र, अब इसे पूछे ये क्या है, शब्द है, पद है, सामासिक शब्द है, तो आप कहेंगे सामासिक शब्द है। राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र। अब का इसमें नहीं था, मैंने कहा ना कि अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं रहे और कम शब्दों में अपनी बात पहुंच जाए, तो उसको कहते हैं समास। ऐसी विधि को समास कहते हैं। और ऐसा हमने किया और ऐसा शब्द बना दिया एक राजपुत्र, इसी शब्द को कह दिया सामासिक। और देखिए इस प्रकार से लिखते हैं सामासिक। समास के इक प्रत्यय लगाकर क्या बनाया, सामासिक। और सामासिक शब्द कौन सा है, जैसे राजपुत्र, यह जो शब्द है हमें पता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना है और समास युक्त है। अब इसको समास युक्त या समास वाला शब्द नहीं कहकर हम इसको कहेंगे सामासिक शब्द।
कई परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा गया है, तो ये आप समझ लें। दूसरा फिर आगे सवाल बनता है, तो ये बनता है समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं समास। कई बार संख्या पूछी तो आप सीधा उत्तर दें, 6 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लें कि नामोल्लेख कीजिए, तो आप उनके नाम भी याद रखें कर्म से। जैसे अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है। इसी क्रम में सामान्यतः याद रखें, समास के भेद 6 और 6 के नामोल्लेख ही है। बहुत जगह ये भी कहते हैं कि 4 ही है मूल रूप से, तो फिर 4 से 2 तो उनसे निकले हैं, तत्पुरुष से निकले हैं, वो अगर अलग बात है। समास के भेद तो 6 ही हैं, लेकिन अगर ये अलग पूछा जाता है, ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं कि पदों की वरीयता के हिसाब से या पद प्रधानता की वरीयता से समास के प्रकार कितने हैं, तो 4 हो जाएंगे। क्योंकि या तो पूर्व पद प्रधान होता है, या अंतिम पद प्रधान होता है, या फिर दोनों पद प्रधान होते हैं, और या फिर कोई सा भी प्रधान नहीं होता और अलग विशेष अर्थ निकलता है। 4 स्थितियां बन गई। तो 4 स्थितियों के आधार पर तो 4 प्रकार हैं। लेकिन आप इतना भी नहीं जाने, तो इतना याद रखें, समास के भेद कितने? 6 प्रकार के होते हैं। और नाम पूछें तो ये नाम है आपके सामने, इनको याद रखें बस, इनका नाम, और वो भी सही सही शुद्धता में याद रखें बस। अवयवी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 प्रकार हैं। जैसा कि मैंने कहा है, यहां स्थिति स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पद प्रमुखता के आधार पर या पद प्रधानता के आधार पर ऐसा कुछ देख करके पूछें। पद प्रधानता के आधार पर प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ अलग पूछना चाहता है। पद प्रधानता, और पद प्रधान देखिए 4 स्थितियों में बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। पद प्रधानता ऐसा लिखा हुआ है तो ही कहें 4 प्रकार हैं, नहीं तो समास के प्रकार 6 ही हैं। और पद प्रधानता कैसी होती है? प्रथम पद प्रधान, अगर किसी समास में प्रथम पद प्रधान है तो एक स्थिति ये बनती है, प्रथम पद प्रधान। और आपको पता है अवयवी भाव समास इसी में आएगा। दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास, और इस तत्पुरुष नहीं लिखना है, मुझे समास का नाम नहीं बताना। द्वितीय पद प्रधान, एक स्थिति ये बनेगी। प्रधान का मतलब है मुख्य, ध्यान से समझें। या तो पहला पद प्रधान होगा, ऐसा समास होगा, उसमें अवयवी भाव आता है, या फिर दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें फिर आपके 3 समास आ जाते हैं। तत्पुरुष भी आ जाएगा, आपका द्विगु समास भी आ जाएगा, और कर्मधारय समास भी आ जाएगा। तीनों समास इसी में आ जाएंगे। एक स्थिति यह है। तीसरी स्थिति आती है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, यानी कुछ ऐसी स्थिति भी आएगी कि कुछ समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उसमें एक आता है। कहने की आवश्यकता नहीं, इसमें 3 आते हैं और इसमें एक आता है। और एक चौथी स्थिति और बनती है, दोनों पद प्रधान की जगह बस गौण हो गए। यहां गौण का मतलब है कोई सा भी पद प्रधान नहीं हो, पहला भी नहीं हो, दूसरा भी नहीं हो, विशेष तीसरा अर्थ व्यंजित किया जाता हो। 4 स्थितियां बन गई। सवाल यहां से भी पूछ सकते हैं अगर कठिन स्तर बनाना हो तो, कि पद प्रधानता के आधार पर समास के विग्रह कितने भेदों में किया गया, तो 4 भेदों में किया गया। और किस प्रकार से? पहला पद प्रधान होगा तो नाम पूछ लें जिसका पहला पद प्रधान हो वह समास कौन सा है, तो आप कहें अवयवी भाव समास, एक समास ही आता है। दूसरी स्थिति बनती है कि पहला पद तो गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, तो उसमें 3 समासों के नाम आते हैं, 3, और 3 है कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। ये तीनों समास ऐसे हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, तो 3 हो गए। और एक समास ऐसा आएगा कि उसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों समानता रखते हो, दोनों ही प्रधानता रखते हो,
तो उसमें आपको पता है द्वंद्व समास आता है, एक ही समास आता है, द्वंद्व समास। और या फिर ऐसे पूछें कि ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद गौण हो और कोई विशेष व्यंजित किया जाता हो अर्थ, तो उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास, और उसमें भी एक ही आता है। कुल कितने हो गए? 6। 3, 4, 5, 6। और ये महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। कई बार मैंने कई विद्यार्थियों से ये भी सुना है कि सर 6 प्रकार हैं या 4 प्रकार हैं। तो दोनों स्थितियां क्लियर हो गई कि प्रकार तो 6 ही है, लेकिन ये पूछें कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है। अगर ऐसा कुछ कह करके आपसे पूछा जाता है तब आपका उत्तर 6 नहीं होगा, तब आपका उत्तर 4 ही होगा। अब आप खुद देख लीजिए, समास के बारे में सामान्य जानकारी आप रखते होंगे, या आगे हम विस्तार से और देखेंगे कि समास में देखो, कुछ समास में हम देखते हैं कि सामान्यतः 2 पद हैं समास में, एक पहला पद एक दूसरा पद, और उस पहले पद को हम पूर्व पद कह देते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कह देते हैं, उत्तर यानी बाद वाला, तो दूसरा पद कह देते हैं या उत्तर पद कह देते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, वही अव्ययी होता है, यानी नष्ट नहीं होने वाला होता है, व्यय नहीं होने वाला होता है, प्रमुख होता है, तो प्रधान हो गया ना। द्वितीय पद प्रधान में 3 समासों के नाम आ जाएंगे। कितने सवाल बन सकते हैं आप ये कल्पना कीजिए। आपसे नाम पूछ लें कि कर्मधारय समास से कौन से वर्ग में आएगा, तो निश्चित रूप से इसी में आएगा ना। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। परिभाषा भी याद हो रही है, विशेषता भी याद हो रही है, समझ भी बढ़ रही है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष तीनों समास किस में आ जाएंगे? दूसरा पद प्रधान वाले में। और दोनों पद प्रधान में तो द्वंद्व है ही। ये हम तरीका भी बताएंगे कैसे याद रखें, और इनमें उलट पुलट नहीं हो कि आप कैसे कठिन है। हो सकता है कि आप हिंदी आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हिंदी को आप पहली बार पढ़ रहे हैं या हिंदी को आप शुरू से जानना चाह रहे हैं, तो उसका भी तरीका हम देखेंगे। हम उसी स्तर से इसको शुरू करते हैं कि नीचे से स्तर, प्राथमिक स्तर, और पूरी समझ के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। और आपने देखा भी होगा अंतिम स्तर तो हमारा बहुत चरमोत्कर्ष होता है, और उसमें फिर वो स्तर आ जाता है कि किसी भी परीक्षा में ये सवाल आएंगे ही, फिर उनसे बाहर नहीं है, उनका स्तर फिर उनको भी पार कर जाएगा। तो ये द्वंद्व हो गया। तीसरा स्थिति बनती है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है, और उसको हमने 6 नंबर पर रखा है, और वो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, विशेष अर्थ व्यंजित कर लेते हैं, जैसे कि वीणा पाणी। अब वीणा पाणी का, वीणा का मतलब वीणा है, पाणी का मतलब हाथ है, तो ना तो हाथ से मतलब रहा ना वीणा से मतलब रहा, अब अलग ही अर्थ हो गया। कहने का मतलब है मां सरस्वती, सरस्वती को संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ दोनों ही पदों को गौण करके विशेष अर्थ व्यंजित किया गया। ऐसी स्थिति भी बनती है समास में, और उसमें एक ही समास आता है और उसका नाम है बहुव्रीहि समास। ये स्थिति क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फिर से इसको पुनः देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या बताया गया है ये आप एक बार और देख लें। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या क्रिया को समास कहते हैं। याद रखना, समास उसको नहीं कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिल गए, नहीं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलाने की विधि को या क्रिया को समास कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समास युक्त पद को सामासिक शब्द कहते हैं। ये लीजिए, सामासिक शब्द किसे कहेंगे? समास युक्त, जैसा उदाहरण देख के बताया। दूसरा महत्वपूर्ण बनता है भेद। कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सपाट उत्तर है 6 प्रकार के होते हैं। नाम पूछें तो कर्म से याद रखें। अवयवी भाव समास, इनका शुद्ध नाम याद रखें, ऐसा ही लिखें। अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। कई जगह व्रीहि लिख देते हैं या बोल देते हैं, नहीं, गलत, व्रीहि नहीं है, व्री है, ई पहले बड़ा है फिर छोटा है, बहुव्रीहि। इस प्रकार से आप इनके 6 के नाम याद रखेंगे। यहां तक स्थिति स्पष्ट है। आगे देखिए, अब देखते हैं अवयवी है ये, अवयवी भाव समास। और कर्म से हम ज्यादा समय व्यय नहीं करके हम सीधे समास पर आते हैं, क्योंकि हमें तो पता है परीक्षा में क्या पूछने वाला है, उदाहरण पूछने वाला है, और आपसे कहा जाएगा कौन सा समास है या समास विग्रह क्या होगा। बस 2 प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, उनको ध्यान से समझना है।
ये सब प्रस्तावनाएं और भूमिकाएं हैं कि थोड़ी समझ विकसित करके पढ़ें तो स्थायी रहता है और कभी भूलते नहीं है। रटा हुआ जल्दी भूल जाते हैं और या फिर द्वंद्व पैदा करता है, स्थिति ऐसी कर देता है कि ये कौन सा, ऐसी स्थिति। अवयवी भाव समास, जैसा इसका नाम ही अवयवी है, अव्ययी। देखिए एक शब्द होता है व्यय, व्यय, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, खर्च होना, खर्च करना, व्यय, व्यय कर दिए, व्यय। और इसके अगर अ उपसर्ग लगा दें तो अब बन गया अव्यय, अव्यय। और इसी को देखो ई प्रत्यय लगाकर अवयवी कर दिया, अवयवी। और भाव देता है इसलिए भाव, और समास है इसलिए इसको कह दिया समास। बताओ क्या नया लाया है? कुछ भी नया नहीं है, वही चीज है जो हम समझ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इतना समझें कि इस समास में किसी पद को व्यय नहीं करना है, और किसको? पहले पद को ही, पहले पद को व्यय नहीं करना है। पहले पद को अगर व्यय कर दिया, व्यय का मतलब हटा दिया, गौण कर दिया, या उसको प्रमुखता नहीं दी, तो यह समास ही नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि पहला पद प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, पहला पद प्रधान है, यह समझिए। और क्या लिखा है परिभाषा में, देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्यय महत्वपूर्ण हो यानी कि, तथा जिसका प्रथम पद प्रधान होता हो, उसे अव्यय समास कहते हैं। परिभाषा याद नहीं करनी है, समझ बढ़ानी है, केवल बस समझना है, ताकि उदाहरणों में हम कभी ऐसी स्थिति में आ जाएं तो ये परिभाषा काम आएगी आपके कि क्या होता है इसमें, तब आप पहचानेंगे। उदाहरण जो सामान्यतः बहुत प्रचलित हैं और खूब बार आते हैं, वो तो सभी को आते हैं, आपको भी आते हैं, औरों को भी आते हैं, सभी के आते हैं। प्रतियोगिता वहां नहीं है, प्रतिस्पर्धा वहां है ही नहीं। कहां है प्रतिस्पर्धा, उस स्तर पर भी हम जाएंगे। पहले देखते हैं कैसे और क्या होते हैं, समझ बढ़ाने के लिए। भरपेट शब्द ही आ गया और आपसे सीधा पूछा कौन सा समास है, तो देखो आपको विग्रह तो करना पड़ेगा। बिना विग्रह के तो आप समास बता ही नहीं पाओगे, पहली बात। और अगर बता भी दिया तो यह आवश्यक नहीं है कि आपका सही उत्तर हो, नहीं, सही नहीं हो सकता, वो गलत हो सकता है। यदि आपने विग्रह सही किया तो आप सही समास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए समास का विग्रह आवश्यक है, भले ही वो पूछा नहीं हो कि इसका विग्रह क्या होगा। आपसे तो पूछा भरपेट में कौन सा समास है, और 6 आपके पास समासों के नाम हैं और 4 विकल्प हैं। एक चुनना है आपको। वो कब चुनना है? जब आप समास विग्रह करोगे। विग्रह करते ही आपकी विशेषताएं याद निकल के आ जाएगी बात, और समझ बढ़ेगी कि इसमें ये हो रहा है। तो अब फिर आप समास की परिभाषा में आओगे कि कौन से समास में क्या परिभाषा थी और क्या विशेषता थी, फिर समास का नाम बता दोगे, जो कभी गलत नहीं हो सकता। भरपेट अर्थ है पेट भरकर, यह विग्रह है, समास विग्रह हो गया। सामासिक शब्द है भरपेट, और समास विग्रह पूछ ले तो पेट भरकर, यही तो अर्थ है। भरपेट का मतलब पेट भरकर। अब परिभाषा में क्या कहा था? पहला पद अव्यय होता है। देखिए पहला पद था भर और दूसरा पद है पेट, मिलाकर क्या कह दिया? भरपेट। पहला पद कौन सा है? भर। अगर इस भर को ही हटा दें, अव्यय कर दें, यानी व्यय कर दें, तो कोई अर्थ नहीं देगा, ना तो समास बनेगा और ना हमें अर्थ देगा जो हम कहना चाहते हैं। और देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है। कैसे? पेट तो पेट है, पेट तो एक साधारण शब्द है और अर्थ देता है, लेकिन इसके भर और लगाया, देखिए तो अब क्या अर्थ हो गया? इसका मतलब खाना खा लिया है और पेट भर गया है, पेट भर करके, यानी अब खाली जगह नहीं, अब भूख नहीं है, ऐसा अर्थ। तो ये महत्वपूर्ण है, अव्यय है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, हटा नहीं सकते। इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। और देखिए कैसे पहचाने, दूसरे प्रकार और हैं इसकी विशेषता जानने के लिए। अब देखिए भर, यथा, प्रति, आ और ये बीचों बीच आ गया, खैर, और यथा सामान्यतः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ? उपसर्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, कि इसमें उपसर्ग पहले आता है, आवश्यक नहीं है, और ये तो सभी जानते हैं, और ये तो सरल हुआ, परीक्षा में पूछा भी गया तो इसको सभी करेंगे। लेकिन अपवाद कुछ ऐसे हैं जिन उदाहरणों में सामासिक शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग है ही नहीं, और फिर पूछा, और फिर अव्ययी भाव समास है।
और वही हमें सीखना है। तो देखिए उपसर्ग सामान्यतः होता है, तो क्या हो गया इसका, भरपेट। दोनों बातें याद रखनी है, भरपेट में अवयवी भाव समास है और इसका विग्रह क्या होता है, पेट भरकर होता है। आगे देखिए, यथा योग्य, यथा योग्य और योग्यता के अनुसार। अब यहां यथा क्या अर्थ दे रहा है, के अनुसार। योग्य तो योग्य है और इसका तो यही अर्थ निकल रहा है विग्रह में, लेकिन यथा इसके साथ जुड़कर क्या कह रहा है, इसके अनुसार, यानी योग्यता के अनुसार। यथा मतानुसार, तो यथा मत के अनुसार, तो यथा। प्रतिदिन तो हर दिन, विग्रह हो गया हर दिन या प्रत्येक दिन भी कह सकते हो, या दिन दिन भी कह सकते हो। देखिए 2 बार लिख दिया, दिन दिन। दूसरा तो गौण ही है, कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको बैठा देखिए तो कुछ निकलेगा ही नहीं। या फिर देखिए इसका विग्रह प्रत्येक दिन। दिन तो दिन है, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक, तो महत्वपूर्ण हुआ ना। कौन से दिन, प्रत्येक दिन यानी हर दिन, इसलिए प्रत्येक ये महत्वपूर्ण है, प्रथम पद है इसलिए हर दिन। ऐसे ही ये हर दिन, हर वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, ऐसे अनेक हो सकते हैं। प्रति लगा करके भी ये समास हम देखेंगे। और इसका आगे का स्तर है ना, पहले इन समासों के सामान्य उदाहरणों से मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं, फिर इसी को दोबारा भी लेंगे इस समास को, और उसके कठिन स्तर कैसे हैं और उसको कैसे तरीका है याद करने का, वो आगे देखेंगे। पहले इतना समझ लीजिए, इन उदाहरणों को देख करके समझ बढ़ाइए। प्रतिदिन, हर दिन, अवयवी भाव समास। आ जन्म यानी जन्म भर, आमरण, आ जन्म, तो ये जन्म भर। आ विशेष अर्थ दे रहा है। देखिए जन्म तो जन्म है, लेकिन आ लगाने से, उपसर्ग आ लगाने से अब इसका अर्थ हो गया कि जीवन भर हो गया। आ जन्म यानी जन्म से लेकर अब तक, जन्म से लेकर अब तक आ जन्म हो गया। आ जीवन, और देखिए जीवन भर, जीवन भर या जीवन पर्यंत भी हो जाएगा। ये क्या लिखा अलग है, छोड़ दीजिए। जीवन भर या जीवन पर्यंत, तो आजीवन हो गया, विग्रह हो गया, और समास तो है ही अवयवी भाव। आमरण ये इसी की तरह है, आजन्म की तरह। मरण तक या पर्यंत, यानी कि मरण पर्यंत या मरण तक, तो हो जाएगा आमरण। बीचों बीच, बीच ही बीच में, देखिए बीच ही बीच में 2 बार आ गया, और एक ही महत्वपूर्ण है, बीच। बीचों बीच का मतलब है बीच के अंदर है, तो बीचों ही बीच में, वही दिनों दिन वाला, दिनों दिन भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है, ऐसे सब। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा से बना दिया। तो अवयवी भाव समास इस प्रकार से होता है। हो सकता है आपने बहुत पहले पढ़ा हो, तो एक बार पुनरावृत्ति हो गई है, अब समझ बढ़ रही धीरे धीरे कि हाँ ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है परिभाषा क्या है, समास में क्या होता है, और ये इसके उदाहरण है। ठीक, आगे का स्तर और कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम आगे वाले चरण में देखेंगे। तो ये हो गया अवयवी भाव समास। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारे उदाहरण किसके हैं, अवयवी भाव समास के। सामान्यतः मैं फिर कह रहा हूं कि उपसर्ग लगा करके आप इसकी पहचान को जान सकते हैं, कि उपसर्ग से इसकी पहचान कर सकते हैं कि इस प्रकार से। दूसरी बात, ये एक वचन होते हैं, बहुवचन में इसका प्रयुक्त नहीं होते हैं, इनके बनते नहीं है बहुवचन। जैसे कि भर पेटों तो नहीं बनता, यथा योग्यों नहीं बनता, प्रतिदिनों नहीं बनता, तो ये एक वचन ही होंगे, बहुवचन इनका रूप बनता नहीं है। तो आप समझेंगे कि अवयवी भाव समास हैं। आजीवनों नहीं कहते कभी, या शब्द नहीं है। ऐसे आमरणों कहीं बहुवचन में प्रयुक्त हो, एक वचन में हो तो उसको आमरण ही कहेंगे, आमरणों नहीं कहेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आगे के चरण में हम इसको देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें क्या होता है समास और कैसे इसके उदाहरण हैं। और नंबर 2 पर आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व को ध्यान से पढ़ें। द्वंद्व कैसे लिखते हैं, द्वंद्व 2 बार द है, 2 बार ही वह है, ठीक है, और बीच में न है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हैं। ये भी एक जैसा ही है और ये भी एक जैसा ही है, दोनों एक जैसे हैं, बीच में तो केवल न का योग हुआ है। अब क्या हुआ, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, इसी को देखें तो ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, इसका मतलब दोनों पद प्रधान है। क्या, दोनों पद प्रधान। याद रखने का तरीका, दोनों पद प्रधान हैं। पूछा
कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हो? यही है द्वंद्व। जैसे इसका नाम है और नाम से ही हमने इसको याद कर लिया। द्वंद्व एक से आकर तो एक ही दोनों ही पद हो गए। एक पद मान लो यह है, दूसरा पद यह है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो दोनों ही क्या हो गए? प्रधान हो गए। अब अलग से इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और के लिए छोड़ देंगे और बातें। इसके लिए क्या याद रखेंगे? दोनों पद प्रधान है। और ये आप पहले जान चुके थे कि एक ही समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान है, तो उसका नाम क्या है? द्वंद्व समास। देखिए इसको दूसरे प्रकार से और लिख देते हैं। कई बार परीक्षा में ऐसे लिखा हुआ है और आप ये नहीं कहें सर ने तो ऐसे लिखा था। देखिए ये इसकी पूर्ण प्रकृति है द्वंद्व। समझ रहे हो आप? द्वंद्व। और ऐसे कैसे? दे तो आधा है, वह पूरा है, और फिर न है आधा, न हरंत लगा दो, आधा लिख दो। और फिर क्यों हंत इसलिए लगाया कि आगे भी आधा है ना, इसलिए। या अनुस्वार लगा दो, एक ही बात है। तो देखिए द्वंद्व। और देखिए और कितने प्रकार से लिखें? बहुत प्रकार से। देखिए वह लगा दिया और आगे करके इस प्रकार से लिख दिया, ही लीजिए। और ऐसा नहीं करके हमने ऐसे किया तो भी सारे सही है ना, सारे सही है। किसी भी प्रकार से आ जाएं सारे सही है। अर्थ तो वही है, उच्चारण भी वही हो रहा है, शब्द भी वही है। द्वंद्व, तो द्वंद्व समास है ये। इसका मतलब है दे तो आधा है, दो बार, वह पूरा है, इसलिए बोलने में शुद्ध उच्चारण करें। द्वंद्व समास। और देखिए समास में क्या होता है? समास में दोनों पद प्रधान है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तथा और या अथवा आदि। किन किन शब्दों का बीच में प्रयोग हो सकता है? तथा, और, या, अथवा। इनका आदि शब्दों का लोप होता है। जब सामासिक शब्द होगा तो ये शब्द तो हटा देंगे और दोनों को मिलाकर। आवश्यकता क्यों पड़ी? इनको और बोलना पड़ता था, और बोल करके काफी समय और काफी शब्द बोलना, उच्चारण करना पड़ता था। और समास का मतलब यह संक्षिप्तीकरण है, छोटा करना। ऐसी क्रिया, ऐसी विधि जिसको मैं अनेक शब्दों को जोड़कर एक कर दें, ऐसी क्रिया, ऐसी विधि, और कम शब्दों में हम अपनी बात संप्रेषित कर दें। तो ऐसा ही है। देखो इनको उठा करके शब्द बन गया एक ही, और फिर अर्थ निकालेगा सामने वाला, तो लगा लो उसमें, और लगा लो, या लगा लो, अथवा लगा लो, जो भी है आवश्यकता अनुसार लग जाएंगे। तो ऐसा होता है ये द्वंद्व समास। उदाहरणों से समझो। आय व्यय, आय व्यय। सामान्यतः हाइपन इसलिए लगा देते हैं, हाइपन, कि समझो इसको कि समास है, और उचित भी है। भाषा में भी इसका उल्लेख है कि समास अगर आप बता रहे हो द्वंद्व, तो उसका प्रयोग करो ताकि ऐसा लगे। आय व्यय, देखिए आय व्यय। अब इस शब्द को देखिए, आय यानी तो इनकम होती है, आय, और व्यय यानी खर्च करना होता है, एक दूसरे के विलोम भी है। और देखिए आय व्यय, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? आय और व्यय। पैसे आए भी और खर्च भी हो गए, तो विग्रह तो क्या हो गया? आय और व्यय। शब्द क्या था? सामासिक आय व्यय। समास कौन सा था? द्वंद्व समास था। क्यों था? दोनों ही महत्वपूर्ण है। आय को भी नहीं हटा सकते, व्यय को भी नहीं हटा सकते, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दोनों पद प्रधान, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। माता पिता, देखिए तो माता और पिता दोनों ही मुख्य हैं, तो माता और पिता इस प्रकार से होगा। विग्रह भी माता और पिता, और का प्रयोग हो रहा है। भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन। अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। सीता राम, सीता और राम। वेद पुराण, वेद और पुराण। ये और से और सरल में समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है, और इस प्रकार से इनका प्रयोग हो जाता है विग्रह करने पर। और सामान्यतः इनमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। अपवाद क्या है ये हम आगे देखेंगे। ये दूसरा था। और तीसरा समास देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जैसा इसका नाम है वैसी इसकी विशेषता है। थोड़ा सा जटिल जरूर है उन दो से, लेकिन समझना बहुत आसान है। कर्मधारय। अब कर्मधारय का मतलब है कर्म, कर्म यानी प्रकृति, विशेषता आदि से लेते हैं, और धार्य यानी धारण करना। यानी ऐसा समास जो किसी की विशेषता, गुण, धर्म आदि को धारण करता हो, विशेषता बताता हो या प्रकट करता हो, तो उसको कहेंगे हम कर्मधारय समास। इसीलिए इसका नाम है कर्मधारय, धारण करने से बना है। इस समास में पूर्व पद, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व पद का मतलब है प्रथम पद।
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब देखिए दो बातें होती है, एक तो विशेषता देता है और एक विशेषता लेता है। जैसे कि मान लो किसी के लिए भी कहें मोहन ईमानदार है, शब्द है मोहन ईमानदार है, ठीक। ईमानदार तो क्या है, विशेषण है, सबको पता है। ईमानदार, ईमानदारी विशेषण है। और एक विशेषता ले रहा है, मोहन कैसा है, ईमानदार है, तो ये विशेषता ले रहा है, इसको तो कहेंगे विशेष्य, जो विशेषता लेता हो। और ये तो पहले से ही विशेषता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विशेषण। समझने का प्रयास करें, बस कुछ नहीं है, बहुत सरल है, अलग ही पहचान है। यही कह रहे हैं ये बात, विशेष्य होता है। अथवा प्रथम पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय होता है। एक उदाहरण ऐसे भी आएंगे, कुछ उदाहरण तो इसमें टिके हुए हैं, विशेषण और विशेष्य, और कुछ इसमें देखो चलते हैं उपमान और उपमेय का। देखिए उपमान और उपमेय का। अब देखिए उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग चीज हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझें कि मुख्य चंद्र, बस इतना ही लिख दिया, मान लीजिए मुख्य चंद्र, ठीक। अब देखिए एक तो है हमारे पास मुख और एक है चंद्र, का मतलब है चंद्रमा। इसका अर्थ तो ये होता है कि उसका मुख है चंद्रमा की तरह है, चमकने वाला या सुंदर है, कहने का मतलब। अब देखिए दो शब्द है, मुख और चंद्र। अब इन्हीं में उपमेय और उपमान छाड़ते हैं कि कौन सा तो उपमान है और कौन सा उपमेय है। तो मुख क्या है, उपमेय है, और उपमान क्या है, चंद्र यानी चंद्रमा, उपमान। एक विशेषता देता है, एक विशेषता लेता है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है। यह हम समासों के बारे में समय रहा तो थोड़ा सा उसके अलंकारों के बारे में, तो हम इसके बारे में और देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझें, उपमेय उपमान का संबंध भी होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होगा। किसमें, कर्मधारय समास में। उदाहरणों से समझिए। महात्मा बहुत सरल है, शब्द में जाइए और इसकी प्रकृति और इसको शब्दों को अलग करना सीखिए कि महात्मा दो शब्दों से बना है। महान है जो आत्मा, बिल्कुल यही तो कह रहा है महात्मा, और यही तो अर्थ होता है। महात्मा कौन होते हैं, जिसकी आत्मा महान हो, तो महात्मा। महान है जो आत्मा, इसका मतलब है एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। महा और आत्मा दो शब्द थे और उनका विग्रह देखो, महान है जो आत्मा। आत्मा तो सभी है, लेकिन ऐसी आत्मा जो महान है उसको कहते हैं महात्मा। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता देता है, और यही कहा पहला पद विशेषण है, महा। महा क्या है, विशेषण है, और विशेषण ही तो है महा, यानी ज्यादा, महान, अधिक, ये सब। और क्या है आत्मा, ये क्या है, आत्मा क्या ले रही है, विशेषता ले रही है, तो इसी को कहते हैं विशेष्य। ऐसा होता है, कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन आप सामान्यतः यह याद रखें कि एक पद दूसरे पद की विशेषता होता है, एक देता है एक लेता है। तो महान है जो आत्मा कर्मधारी हो गया। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, स्वर्ण का बना हुआ या स्वर्ण का है जो कमल, यानी सोने से बना हुआ कमल को कहते हैं स्वर्ण कमल। तो कमल कैसा है, सोने का, सोने का क्या बना हुआ है, कमल। तो इस प्रकार से कर्मधारी। नील कमल, नीले रंग का, ये लीजिए नीला है जो कमल। विग्रह ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि वो विशेष अर्थ निकाल देंगे, नहीं। कई बार क्या होगा कि समास टकराएंगे भी आपस में, एक ही पद में और भी समास है, लेकिन विग्रह तो फिर अलग अलग प्रकार से होगा। विग्रह के आधार पर तो एक ही समास होगा, ऐसे नहीं विग्रह करने पर भी दो हो रहे हैं, नहीं। इस सामासिक शब्द में दो समास हो सकते हैं, जैसे ये सामने आ गया पीताम्बर, ये लीजिए। अब इसमें क्या है कि दो समास है, लेकिन अब ये ऐसा विग्रह है, पीला है जो अंबर, तो बिल्कुल एक ही समास है, और उसका नाम भी क्या है, कर्मधारय समास है। इसमें तो दो तीन हो सकते हैं, लेकिन यही विग्रह करने पर एक ही है, क्योंकि ऐसा विग्रह किसका होता है, कर्मधारय का होता है। पीला है जो अंबर, तो पीले रंग का अंबर यानी आसमान पीले रंग का, तो ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, विशेषता दे रहा है, इसलिए कहेंगे कर्मधारय। और पीले रंग, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, ये पर्यायवाची में बताया था,
और पीले रंग के वस्त्र तो अब अलग हो जाएगा, फिर तो भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाले। तो पीताम्बर ये लीजिए। तो इस प्रकार से तो अलग विशेष अर्थ का तो बहुब्रीहि समास, ये हम आगे देखेंगे, इन चीजों को कैसे समझेंगे और कैसे याद रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप विग्रह से देखिए, पीला है जो अंबर, क्या कर रहा है, अंबर की विशेषता बता रहा है और बता रहा है कि पीले रंग का अंबर है तो कर्मधारी हो गया, बस कुछ नहीं करना। घनश्याम देखिए, घन के समान श्याम, घन यानी बादल, और बादल के समान श्याम यानी काला, तो बादल के समान काला इसलिए कह दिया घनश्याम। तो यहाँ कौन सा समास, कर्मधारी ही है। यहाँ ये नहीं लिखा श्री कृष्ण, अगर होता तो अलग समास हो जाता, इसलिए एक ही है। इसमें भी 2-3 समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये लीजिए। आंखें कैसी हैं, कमल जैसी। कमल जैसी क्या है, आंखें। मुख चंद्र, देखिए मुख रूपी चंद्र, यानी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमा से विशेषता लिए ना तो उपमेय उपमान का संबंध यहां पर आ जाता है, इसलिए कर्मधारय समास है। ये सारे उदाहरण वो हैं जो आपको आते हैं और आप समझते हैं और परीक्षा में पूछेंगे नहीं। ये केवल आपकी क्षमता और आपका बोध बढ़ाने के लिए है, किस प्रकार से अपना बोध, अपना स्तर, समझ इसमें बढ़ा सकते हैं। इसलिए पहली कक्षा इस सरलतम रूप में हमने ली है और आज की कक्षा थोड़ी छोटी होने वाली है। हम 3 समासों के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे हम फिर देखेंगे, आगे और देखेंगे 3 समासों को भी इसी प्रकार से परिभाषा और सामान्य उदाहरण, पहले सीधे उदाहरणों से। कई बार परीक्षा में सीधा भी पूछ लेते हैं, सरल भी पूछ लेते हैं, और वही गलत हो जाए तो हमारा दुर्भाग्य। इसलिए हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। आज हमने 3 समासों का अध्ययन किया और समास के बारे में भी जाना। आगे की कक्षा में 3 और समासों को हम जानेंगे और उसके सामान्य उदाहरणों को हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल फिर आएंगे आगे का प्रकरण, यही प्रकरण लेकर के इसको पूरा करने। धन्यवाद।